हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? अच्छे? चलिए, तो जैसा कि आपको पता ही है कि इससे पहले हमने एक जो लिंकेज टॉपिक है, सहलग्नता जिसको बोलते हैं, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है भाई, तो लिंकेज वाला जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब हम एक आज इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, और उस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है आनुवांशिक विकार। क्या नाम है? आनुवांशिक विकार, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर। किस नाम से जानते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवांशिक विकार। हाँ बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए। मुझे पता है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने उत्परिवर्तन नहीं कराया, है ना। टेंशन मत लीजिए भाई, सारे होंगे, है ना। अभी मैंने उसको इसलिए स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि वो एक छोटा टॉपिक है, और उस टॉपिक में यदि मैं कराता तो हो सकता है वीडियो पहले ख़त्म हो जाती, मतलब टाइम कम लग पाता है ना। तो टाइम को देखते हुए मैंने अब ये जो चैप्टर है आपका वो टोटल 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आज, कल और परसों 3 दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने आज का जो सेलेक्टिव टॉपिक है वो यही रखा है। क्या? आनुवांशिक विकार, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। तो आज जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर छोटे छोटे आपके 2 टॉपिक बचेंगे, तो फिर उनको हम ले लेंगे नेक्स्ट डे में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाई, जेनेटिक डिसऑर्डर। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आनुवांशिक विकार, देखो विकार का मतलब होता है कोई रोग होना। ठीक है, कोई क्या होना? रोग होना, कोई बेकार आ जाना, कोई खराबी आ जाना। और किसमें? अब ये शब्द आपको दिख रहा है ना, आनुवांशिक। तो आनुवांशिक का मतलब यहाँ पर कोई पीढ़ी दर पीढ़ी वाली बात से नहीं है। यहाँ पर जो ये जेनेटिक लिखा हुआ है, मतलब यूँ समझो कि गुणसूत्र जो होते हैं, क्या होते हैं? गुणसूत्र। तो गुणसूत्रों के कारण यहाँ पर जो कुछ रोग होते हैं, हम उनके बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब है क्रोमोसोम की असामान्यता के कारण, मतलब एक तो सामान्य क्रोमोसोम होते हैं, सामान्य गुणसूत्र। यदि गुणसूत्रों में कोई कारणवश खराबी आ जाए, है ना। खराबी क्या होती है इनमें? मोस्टली एक तो उत्परिवर्तन होता है। उस उत्परिवर्तन को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, कैसे क्या होता है, सारी बात आप समझ जाएंगे। ठीक है, या क्रॉसिंग ओवर, या किसी भी जीन का विलोपन हो जाना ना, ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो कहने का मतलब है हम ऐसे रोगों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे जो केवल और केवल गुणसूत्रों के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? गुणसूत्रों के कारण होते हैं। तो उन्हीं रोगों को हम आनुवांशिक विकार के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मोस्टली आनुवांशिक विकार 2 प्रकार के हैं। जरा ध्यान से सुन लेना एक एक बात को आप। पहला है मेंडलीय विकार, और दूसरा है क्रोमोसोमीय विकार। क्रोमोसोमीय, है ना। ध्यान सुनो मेरी बात को। हालांकि ये दोनों ही विकार जो हैं गुणसूत्र पर आधारित हैं, लेकिन जो मेंडलीय विकार है वो कुछ ऐसे डिजीज़ों के एग्जाम्पल है मेंडलीय विकार में जो लिंग गुणसूत्रों पर डिपेंड करते हैं। जब, है ना, कौन से गुणसूत्र नहीं, हालांकि दोनों पर ही करते हैं। तो एक तो होते हैं मेंडलीय विकार और एक होते हैं क्रोमोसोमीय विकार। आनुवांशिक जो विकार हैं वो 2 प्रकार के, मानो लिखे हुए 3 प्रकार के, आपकी बुक में ही ये 3 प्रकार के हैं। एक वंशावली विश्लेषण और है, लेकिन वंशावली विश्लेषण कोई डिजीज नहीं है। वंशावली विश्लेषण तो एक प्रोसीजर है, एक विधि है जिसमें हम पीढ़ी दर पीढ़ी किसी रोग का अध्ययन करते हैं। केवल रोग नहीं है ये,
मतलब वंशावली विश्लेषण कोई डिजीज नहीं है, कोई बेकार नहीं है, ये एक विधि है, एक मेथड है जिसमें हम जो आनुवांशिक बेकार होते हैं, डिजीज होती हैं, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन करते हैं। अब जब ये आएगा तो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन मोस्टली जो डिजीज हैं, डिसऑर्डर हैं, वो दो प्रकार के हैं, एक मेंडलीय और एक क्रोमोसोमीय। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे वो मेंडलीय बेकार के बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है भाई, मेंडलीय बेकार। तो मेंडलीय बेकार यहाँ पर 4-5 मेंडलीय बेकार दिए हुए हैं। मेंडलीय बेकार, मेंडलीय जो बेकार हैं वो आपके सिलेबस में 5 है शायद। ठीक है, तो वो बेकार दिए हुए हैं, उनका हम क्रम से यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला, मैं इनको तो मिटा दूँ दोनों को, जो देखो मेंडलीय बेकार में क्या होता है, मेंडलीय बेकार में तो जो गुणसूत्र है ना, गुणसूत्र, या तो उसका कोई जीन एक्स्ट्रा हो जाए या उसमें कोई जीन कम हो जाए, ठीक है, या उस जीन का टुकड़ा का विलोपन हो जाए, मतलब छोटी छोटी घटनाएं, है ना। लेकिन जो क्रोमोसोमीय बेकार है, इसमें पूरे गुणसूत्र के कारण ही डिजीज होती है, या तो पूरा की पूरा गुणसूत्र ज़्यादा हो जाएगा या पूरा पूरा गुणसूत्र कम हो जाएगा, उसे तो बोलते हैं क्रोमोसोमीय बेकार। लेकिन मेंडलीय बेकार किसे बोलते हैं? मेंडलीय बेकार जो है वो केवल उत्परिवर्तन पर आधारित है, लेकिन यहाँ उत्परिवर्तन को समझना आवश्यक नहीं है, इसके लिए थोड़ा अलग कंसेप्ट है। ठीक है, तो मेंडलीय बेकार में तो ऐसे बेकार हैं, होते तो गुणसूत्र के ही कारण हैं, लेकिन गुणसूत्र पर स्थित जो जीन है ना, जीन या गुणसूत्र का कोई खंड हो, है ना, तो केवल उनके कारण ही ये डिजीज उत्पन्न होती हैं, कोई उत्परिवर्तन हो जाए या कोई चेंजमेंट हो जाए उस वजह से। लेकिन जो क्रोमोसोमीय बेकार हैं वो ऐसे बेकार हैं जो डायरेक्ट ही गुणसूत्र, पूरे गुणसूत्र के कारण होती हैं। देखो छोटा सा अंतर है, मेंडलीय बेकार तो वो हैं जो संपूर्ण गुणसूत्र से ना होकर गुणसूत्र के कोई खंड के कारण होते हैं, या तो कोई जीन अलग हो जाए, विलुप्त हो जाए, या एक्स्ट्रा जुड़ जाए, या किसी के स्थान पर कोई दूसरा जीन आ जाए, ऐसे। लेकिन जो क्रोमोसोमीय बेकार हैं वो ऐसे बेकार हैं जो पूरे की पूरे गुणसूत्र के ही कारण होंगे, मतलब या तो गुणसूत्र के जोड़े में से एक गुणसूत्र कम हो जाएगा या एक जोड़ा अधिक हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो हर चीज़ का हम अध्ययन करेंगे। तो मेंडलीय बेकार में सबसे पहला जो आपका रोग है, और वो रोग है भाई हीमोफीलिया। क्या रोग है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये पहला रोग है भाई मेंडलीय बेकार में। तो देखते हैं क्या होता है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया की मैं यहाँ पर पहले, सबसे पहले आपको थ्योरी लिख के बताऊँगा, एक एक पॉइंट की हम यहाँ पर बात करेंगे शॉर्ट में। जो हीमोफीलिया होता है इसमें व्यक्ति में रुधिर स्कंदन वाला कारक नहीं बनता। यहाँ तक दिख रहा है आपको? एक बार टेस्ट कर लेता हूँ मैं, पूरा दिख रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया, एक बार लिख लेता हूँ फिर उसके बारे में बात करेंगे। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में रुधिर का बहाव बंद नहीं होता, अतः थोड़ी सी चोट भी
खतरे का कारण बन सकती है। अतः से ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। एक एक पॉइंट को समझ लेंगे हम बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट, इससे ग्रसित नर में लक्षण प्रकट होते हैं, जबकि जो मादा होती है वो वाहक होती है। मादा वाहक होती है और जो महारानी विक्टोरिया है, इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, स्वयं इसकी वाहक थी, है ना। अब इसकी वंशागति के एक दो पॉइंट है। रोग ग्रसित मादा की मां वाहक व पिता रोगी होता है। रोग ग्रसित मादा की मां वाहक व पिता रोगी होता है। ये मादा जनन प्रावस्था में बच नहीं पाती। कारण है रज चक्र। ठीक है भाई। तो ये जो आपको डिजीज दिखाई दे रही है ना, यह एक हीमोफीलिया रोग है। देखो ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। मैं आपको सारी बातें यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए भाई, हम पढ़ रहे हैं आनुवांशिक विकार। आनुवांशिक विकार का मतलब होता है गुणसूत्रों के कारण होने वाले रोग। तो सुनिए भाई, अब मान लीजिए एक रुधिर का थक्का जमाने वाला जो कारक है, अच्छा जो भी रुधिर का थक्का जमाएगा वो एक एंजाइम होगा। ठीक है भाई। और मैंने आपको बताया है क्या कि एक एंजाइम का निर्माण कोई विशेष प्रकार का एमआरएनए करता है। देखो एक सिस्टम में आपको बताऊं, ये सिस्टम आपके हमेशा काम आएगा। एक सिस्टम क्या होता है, एक होता है डीएनए, होता है डीएनए। ठीक है। तो इस डीएनए का जो एक टुकड़ा होता है ना, मान लीजिए एक टुकड़ा है, इस टुकड़े को आप कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। अब मैंने ये कहा था कि भाई जीन तो लक्षणों को निर्धारित करते हैं, कहा था ना। तो लक्षणों को जब ये निर्धारित करते हैं ना, तो पता कैसे निर्धारित करते हैं भाई? कोई भी जो लक्षण होता है वो एक प्रकार के प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन, है ना। तो जैसे मान लीजिए जीन, डीएनए का एक टुकड़ा है ये, आप इसको बोल रहे हैं जीन। तो ये जीन करता क्या है? ये जीन अपना एक स्पेशल एमआरएनए बनाता है। क्या बनाता है? एमआरएनए। और ये एमआरएनए बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन। अब जरा ध्यान से सुन लो, ये डीएनए कैसे तो एमआरएनए बनाएगा और ये एमआरएनए कैसे प्रोटीन बनाएगा, इसका विस्तृत अध्ययन हम चैप्टर नंबर 6 में करेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोसीजर है ना, ये आपको बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के मिलेंगे। नॉर्मल बात नहीं है ये। डीएनए से कैसे एमआरएनए बना और एमआरएनए से कैसे प्रोटीन बनी, ये जो विस्तृत अध्ययन है हम चैप्टर नंबर 6 में करेंगे। भाई मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर नंबर 6 है। बिल्कुल इतना कंसेप्चुअल है ना, कंसेप्ट वाला पूरा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। आपको बहुत ही मज़ा उसको पढ़ने में आएगा ना। चलिए, तो 4 नंबर का क्वेश्चन हो रहा है, ये प्रोसेस है ना, मैं आपको सारी बात बता दूंगा। तो डीएनए से बनता है एमआरएनए
और mRNA बनाता है अपनी एक विशेष प्रोटीन, और यही प्रोटीन आगे चल के किसी ना किसी एंजाइम का या किसी ना किसी लक्षण का निर्धारण करती है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो मैं क्या कहता हूँ कि मान लीजिए किसी X गुणसूत्र पर, गुणसूत्र है कोई, और उस गुणसूत्र पर रुधिर का थक्का जमाने वाले जो कारक होते हैं, देखो 13 कारक होते हैं जो रुधिर का थक्का जमाते हैं, है ना। रुधिर का थक्का जमाने वाले 13 कारक होते हैं। उनमें से कुछ कारक के नाम आपने जैसे फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन वगैरह ये सारे कुछ पढ़े हुए हैं ना। रुधिर स्कंदन मैं आपको 11th क्लास में पढ़ा चुका हूँ ना, पूरी तरीक़ा से पढ़ा चुके हैं नाम। तो रुधिर का थक्का जमाने वाले कारक, ठीक है। अब एक बात सुनिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति के गुणसूत्र पर रुधिर का थक्का जमाने वाला जो जीन है वो एब्सेंट हो जाए। समझो आप मेरी बात को, किसी गुणसूत्र पर रुधिर का थक्का जमाने वाला गुणसूत्र जीन था जो एक ऐसी प्रोटीन बनाता, जो एक एंजाइम बनाती और रुधिर का थक्का जमाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के गुणसूत्र पर वो रक्त का थक्का जमाने वाले जो कारक हैं उनको बनाने वाला जीन ही नहीं है, तो क्या उस व्यक्ति की बॉडी के अंदर रुधिर का थक्का जमाने वाले कारक बनेंगे? एब्सोल्युटली नहीं बनेंगे। और यदि कारक नहीं बनेंगे तो उसमें रुधिर का थक्का जम सकता है क्या? बिल्कुल नहीं जमेगा। ये बात समझ में आ गई मेरी आपको, है ना। और रुधिर का थक्का, ब्लड क्लोटिंग, यार रुधिर स्कंदन, ब्लड क्लोटिंग होना तो बहुत ही आवश्यक है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये हीमोफीलिया रोग क्या है, एक जनरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो आप इतना याद रखो, हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति के अंदर रुधिर का थक्का नहीं जमता। एक लाइन की तो ये बात है, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं थ्योरी। क्या है हीमोफीलिया? अब एक बात बताओ, ये हीमोफीलिया जो बीमारी है कि कोई वातावरण से थोड़ी हो रही है, या ऐसे थोड़ी हो रहा है कि मेरे हीमोफीलिया है तो मैं किसी को टच करूंगा उसको हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ये केवल किसके कारण है? ये गुणसूत्र के कारण है, क्योंकि गुणसूत्र के ऊपर जीन है तो वो जीन एब्सेंट हुआ तो उसमें रुधिर का थक्का जमाने वाले कारक नहीं बने और उसको हीमोफीलिया डिजीज हो गई। क्लियर? तो थ्योरी पढ़ के देखते हैं कि इसमें व्यक्ति में रुधिर स्कंदन वाला कारक नहीं बनता है या उसका अभाव होता है, सिंपल सी बात है। और ये कहता है कि इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति है, मतलब हीमोफीलिया रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होगा उसमें रुधिर का बहाव जो है वो बंद नहीं होता है, अतः थोड़ी सी चोट भी खतरे का कारण बन सकती है, अतः इसे हम ब्लीडर्स रोग के नाम से भी जानते हैं। बहुत सिंपल है, देखो यदि किसी व्यक्ति की बॉडी के अंदर रुधिर का थक्का जमाने वाले फैक्टर या कारक ही नहीं होंगे तो यदि उसको थोड़ा सा कहीं भी कट लग जाए, चोट लग जाए, तो भाई उसके लिए तो खतरे वाली बात हो गई, क्योंकि थक्का जमने वाला नहीं है या बहुत देर बाद जमता है, तब तक हो सकता है बहुत सारे ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है। तो अतः से हम ब्लीडर्स रोग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब इससे ग्रसित जो नर होता है, देखो इस बात को जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखिए हीमोफीलिया और इससे अगला एक रोग और है जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता बोलते हैं, है ना। बिल्कुल, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता, ये दोनों जो रोग है ना वो बिल्कुल एक जैसे, देखो लक्षणों में समान नहीं है, है ना, है तो अलग अलग, लेकिन इनकी जो वंशागति चलती है, इनकी जो वंशागति चलती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो चलते जाते हैं, वो वंशागति दोनों की सेम होती है, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। आप इतना याद रखिए, एक बात बताओ, नर के अंदर तो केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है ना, जबकि मादा के अंदर 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। कितने एक्स गुणसूत्र? 2 एक्स गुणसूत्र। तो सुनिए, यदि तो नर के अंदर एक्स गुणसूत्र है और ये रुधिर का थक्का जमाने वाला जो जीन था वो एक्स गुणसूत्र पर ही होता है। अब एक बात बताओ, यदि नर के एक्स गुणसूत्र पर ये जीन नहीं हो तो क्या वो हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं होगा? श्योर होगा। लेकिन मादा के एक एक्स गुणसूत्र पर नहीं हो तो अरे यार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मादा के पास ये 2 एक्स गुणसूत्र हैं, ठीक है,
यदि इस पे ये जीन एब्सेंट है, मैंने स्मॉल एच से शो किया है ना, इसका मतलब है हीमोफीलिया वाला गुणसूत्र, अर्थात इस पे रुधिर का थक्का जमाने वाला कारक नहीं है। तो यार सिंपल सी बात है, इस गुणसूत्र पे तो है, ये मादा है, तो इसके एक गुणसूत्र पे नहीं है, लेकिन दूसरे पे तो ये बनाने वाला जीन है। तो इसमें श्री राम भाई, मेरी क्या बात आपको समझ में आई? मादा के अंदर 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं और नर के अंदर होता है केवल 1 एक्स गुणसूत्र। क्लियर? और मैं कह रहा हूं कि भाई ये रुधिर का थक्का जमाने वाला जो जीन है, जो रुधिर का थक्का जमाने वाले कारक का निर्माण करेगा, वो एक्स गुणसूत्र पर प्रेजेंट होता है। तो कोई कारणवश यदि इस नर के एक्स गुणसूत्र पर ये नहीं हो, तो मैं यहाँ एच लिख दूं, तो ये व्यक्ति रोगी कहलाएगा। रोगी, रोगी किसको बोलते हैं? जिसके अंदर लक्षण प्रकट होते हैं। अब एक बात बताओ, इसके अंदर लक्षण प्रकट होंगे क्या? इस मादा के अंदर हीमोफीलिया के लक्षण प्रकट होंगे क्या? एक बात बताओ, बिल्कुल नहीं होंगे ना। क्यों? क्योंकि मादा के पास 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो हो सकता है एक एक्स गुणसूत्र पर नहीं है तो दूसरे पे हो सकता है। क्लियर? यदि कई बार ऐसी भी कंडीशन बन जाती है कि दोनों ही एक्स गुणसूत्र पर ये जीन नहीं होते, तब इस मादा के अंदर लक्षण शो होंगे, तब आप इसको बोलेंगे रोगी मादा, रोगी मादा। और यदि इसके केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर है, तब आप इसको बोलेंगे वाहक मादा। मैं आपको जब वर्णांतता कराऊंगा तब ये पूरा चीज क्लियर हो जाएगी। वाहक का मतलब ये होता है जो किसी व्यक्ति में रोग को फैलाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है? और ग्रसित व्यक्ति जो होता है जिसमें उस रोग के लक्षण शो हो रहे हैं। क्लियर? ये सारी चीज़ें आपको अगले टॉपिक में क्लियर होंगी, क्योंकि वहाँ पे मैं आरेख बना के इसको बताऊंगा। तो देखिए भाई, ये क्या कहता है, पॉइंट पढ़ लीजिए कि इससे ग्रसित जो नर है उसमें तो इसके डायरेक्ट लक्षण प्रकट होते हैं, जबकि जो मादाएं होती हैं वो होती हैं इसकी वाहक। तो खुद इंग्लैंड की महारानी जिसका नाम था विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया खुद इस रोग से ग्रसित तो नहीं बोलूँगा, खुद इस रोग की क्या थी, वो वाहक थी। और इनके वंशज जो थे उनमें ये हीमोफीलिया रोग देखने को मिला, है ना। अब एक पॉइंट ये कह रहा है, ध्यान सुनना, कि जो रोग ग्रसित मादा है, अरे रोग ग्रसित मादा कौन सी होगी? ये वाली जिसके दोनों एक्स गुणसूत्र पर ये जीन एब्सेंट है। तो यदि कोई मादा कारणवश किसी भी वजह से यदि कोई मादा बाई चांस रोग ग्रसित हो जाए, रोग ग्रसित मादा किसको बोलेंगे? जिसके दोनों ही एक्स गुणसूत्र पर ये जीन एब्सेंट हैं, उसे आप रोग ग्रसित बोलेंगे। और इसके केवल एक एक्स गुणसूत्र पर एब्सेंट हैं तो आप उसे वाहक मादा बोलेंगे। ये अंतर है केवल। तो वो कहता है कि यदि कोई मादा रोगी होती है तो उसकी माँ होगी जरूर वाहक और पिता होगा रोगी। अब ये लाइन आपको अगले टॉपिक में समझ में आएगी। ठीक है? अभी बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ, डोंट वरी, इसको समझ लीजिए। तो जो रोग ग्रसित मादा होती है ना, मादा, वो जनन प्रावस्था में बच नहीं पाएगी। जनन प्रावस्था का मतलब है जब वो मैच्योर एज में आ जाती है। क्यों नहीं बच पाएगी? क्योंकि उस समय 13 साल में उसमें रजचक्र स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग। और यदि एक बार ब्लीडिंग उसकी स्टार्ट हो गई और उसके हीमोफीलिया रोग है, क्योंकि दोनों ही एक्स गुणसूत्र पे एब्सेंट मान के चल रहे हैं ना हम, तो अत्यधिक ब्लड लॉस हो जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको पढ़ने थे हीमोफीलिया डिजीज में केवल। ठीक है? ये छोटे छोटे से पॉइंट थे भाई। चलिए, तो इसे आप शाही रोग भी कहते हैं। और ये नोट में शायद लिखा हुआ होगा कि इसकी जो वंशागति है वो वर्णांधता के समान है, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो ये जो वर्णांधता के समान इसकी वंशागति है ना, वो हम आगे देखेंगे। अरे मैं इसको मिटा रहा हूँ, तब तक आप लाइन पढ़ लीजिए नोट्सों में लाइन पढ़ के तो देखिए कि कोई लाइन आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही, शायद नहीं कर रही होगी। बहुत सिंपल सा टॉपिक है।
केवल आपको इतना समझना है कि भाई जिन व्यक्तियों के एक्स गुणसूत्र पर रुधिर का थक्का जमाने वाला जो जीन होता है, यदि वो एब्सेंट हो जाता है ना, तो उस व्यक्ति में रुधिर का थक्का नहीं जमता, और उस बीमारी को हम बोलते थे हीमोफीलिया। क्या बोल देते हैं भाई? हीमोफीलिया। ये सिंपल सी बात है। हीमोफीलिया में समझे नहीं समझे? अरे रे ये लाइट, चलिए तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वर्णांधता। वर्णांधता जिसको आप कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है भाई ये वर्णांधता। तो वर्णांधता तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है जिसे आप कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। बहुत ही छोटी सी है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। देखो क्या है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस किसको कहते हैं? एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसा व्यक्ति जो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, ऐसे व्यक्ति को हम वर्णांध व्यक्ति बोलते हैं, वर्णांध रोगी बोलते हैं। ठीक है। अब आपको सोच रहे हैं सर ये लाल और हरे का मतलब क्या है? तो ज़रा मेरी एक छोटी सी बात सुनिए। याद कीजिए 11वीं क्लास, और 11वीं क्लास में जब मैंने आपको आई के बारे में बताया था, आँख के बारे में, और वहाँ हमने दो प्रकार की कोशिकाएं पढ़ी थी, एक तो शंकु कोशिका और एक शलाका कोशिका। याद है आपको? शंकु जिसको मैं कौन कहता था, शलाका जिसको मैं रोड कहता था। और याद कीजिए, सुनिए, शंकु कोशिका जो होती हैं उनमें कुछ विशेष प्रकार की रंगा कोशिकाएं और होती हैं जो हमें रंगों का ज्ञान कराती है ना, रंगों का। अरे हम जो ये देख पाते हैं ना कि भाई ये लाल रंग की वस्तु है, हरे रंग की है, नीले रंग की है, ये कैसे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं पता है आपको? आपकी आँख की जो रेटिना परत है, उस रेटिना परत में एक संवेदी कोशिका है जिसका नाम है शंकु कोशिका। उस शंकु कोशिका में 3 प्रकार की वर्णक कोशिकाएं होती हैं। अब मैंने बताया था आपको क्लोरोलैब, साइनोलैब, एरिथ्रोलैब, है ना। ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो हमें रंगों में अंतर करवाती हैं। रंगों में अंतर का मतलब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना। देखो कोई कलरफुल चीज़ है तो हम उसमें पहचान लेते हैं ना, भाई ये नीला रंग है, ये लाल रंग है, ये हरा रंग है, ऐसे पहचान लेते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारी जो आँखें हैं ना, आँखें, उनमें जो शंकु कोशिका है। अब मैंने कहा था कि बॉडी के हर लक्षण को या हर संरचना को बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? केवल जीन। अरे यार आपकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी है ना, जो भी बन रहा है वो सब जीन से बनता है, इतना आप याद रखिए। क्लियर? तो शंकु कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो हमें रंगों में भेद करना सिखाती हैं या रंगों में भेद करवाती हैं, इतना समझ लीजिए। ठीक है। तो कहने अब वो ये कहता है कि शंकु कोशिकाओं में जो रंगा कोशिकाएं होती हैं जिनसे हमें रंग का पता चलता है, उन रंगा कोशिकाओं को बनाने वाले गुणसूत्र, उन रंगा कोशिकाओं को बनाने वाले जो जीन हैं वो कौन से गुणसूत्र पर प्रेजेंट है? लिंग गुणसूत्र X पर प्रेजेंट है। केवल किस पे? लिंग गुणसूत्र पर। देखो कुछ तो ऑटोसोम होते हैं जो अलिंग गुणसूत्र, तो अलिंग गुणसूत्र पर रंगा कोशिका वाला जीन नहीं है। रंगा कोशिका को बनाने वाला जो जीन है या शंकु कोशिका को बनाने वाला जो जीन है वो लिंग गुणसूत्र X पर प्रेजेंट होता है। सेम उसी की तरह बात है जो हमने अभी हीमोफीलिया में की थी। ठीक है। मतलब जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ना, XX और XY, तो उनमें जो एक X लिंग गुणसूत्र होता है उस पर ही
रंगा कोश का बनाने वाला जीन होता है। क्लियर। अब वो कहता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति में इस रंगा कोशिका को बनाने का जो जीन होता है उसके स्थान पर कोई अप्रभावी जीन आ जाए। अप्रभावी जीन का मतलब है जो रंगा कोशिका नहीं बना पाए। मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिए। देखो मैं क्या कहता हूँ कि रंगा कोशिकाओं को बनाने के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है वो एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। क्लियर। अब मैं तुमसे यूँ कहूँ कि भाई किसी व्यक्ति में इस जीन के स्थान पर कोई अप्रभावी जीन आ जाए, अप्रभावी जीन का मतलब है जो रंगा कोशिका नहीं बना पाए। तो यार एक सिंपल सी बात आप मुझे बताओ, बात बताओ कि यदि रंगा कोशिका बनाने वाला जीन ही नहीं होगा तो क्या उस व्यक्ति की बॉडी के अंदर रंगा कोशिकाएं बनेंगी क्या? और जब तक रंगा कोशिका नहीं बनेंगी तो क्या वो लाल, हरे, नीले रंग में अंतर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो हम उसी डिजीज को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि वर्णांधता। देखो जब भी मेडिकल होता है ना, कुछ जो जॉब होती हैं उनमें जैसे मेडिकल होता है, जैसे कोई भी आर्मी वगैरह है, पुलिस वगैरह जो भी है, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी में आपने देखा होगा ना कलर ब्लाइंडनेस को चेक किया जाता है। एक घेरा होता है, एक गोल, उसमें लाल रंग का अक्षर होता है बीच में, ठीक है, और उसको देखते हैं कि भाई चल ठीक है तू बता इसमें क्या लिखा हुआ है। तो जिस व्यक्ति के कलर ब्लाइंडनेस होता है ना उसको रेड रंग दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी। क्यों? अरे भाई रेड रंग को दिखाने वाली संरचना ही नहीं है उसके अंदर, तो उसको दिख नहीं पाएगा रेड रंग। तब ऐसे पहचान की जाती है कलर ब्लाइंडनेस की। तो ये वही डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस। एम आई राइट और नॉट? चलिए तो समझ में आया कलर ब्लाइंडनेस का कंसेप्ट क्या है। बहुत सिंपल है, ऐसा रोग जिसमें व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, ऐसे व्यक्ति को हम वर्णांध रोगी कहते हैं और इसे हम वर्णांधता कहते हैं। क्लियर। तो आगे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई शंकु कोश का या रंगा कोश का बनाने वाले जो जीन हैं वो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। किस पर उपस्थित होते हैं? एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। ठीक है। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात चलेगी और उसे हम बोलते हैं भाई वंशागति। देखो वंशागति का मतलब क्या होता है? वंशागति का मतलब होता है किसी भी कैरेक्टर का, किसी भी लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही वंशागति या इनहेरिडिटी कहलाता है। ठीक है। चलिए तो वंशागति हम केवल किसकी देख रहे हैं भाई? वर्णांधता वाले रोग की, कि आखिर ये रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार होता है। तो जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई। अब जब आप वंशागति वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, अब आप नोट्स देखते रहिए, उसमें लिखा हुआ है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि एक सामान्य स्त्री का विवाह, मैं पहले थ्योरी पढ़ रहा हूँ फिर आरेख आपको बना के यहाँ पर बताऊँगा। एक सामान्य स्त्री का विवाह यदि वर्णांध पुरुष से हो जाए तो उसकी सभी पुत्र व पुत्रियाँ सामान्य होंगी। लिखा हुआ है ना। एक बार मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ फिर उसके बाद यहाँ पे आरेख बनाऊंगा, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यदि कोई व्यक्ति कोई सामान्य मादा है, उसका विवाह आप रोगी पुरुष से करा रहे हैं तो उसकी जितनी भी संतानें हैं वो सब की सब सामान्य होंगी। लेकिन चलो वो पॉइंट मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको ना, पहले इसका आरेख आपको बना के बताता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, याद कीजिए अपने मानव में जो लिंग निर्धारण वाला टॉपिक था ना उसी पे हम चलेंगे यहाँ पे। तो देखिए करके हम देखते हैं। सुनो, मैं 2 चौक ले लेता हूँ भैया ना कलरफुल, उससे क्या है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है बस, और तो कुछ नहीं है ना। चलिए सुनना भाई बड़ा, हाँ यार देखो यह है एक सामान्य स्त्री। बताओ डबल एक्स एक सामान्य स्त्री का जीनोटाइप है कि नहीं? है ना। और इधर मैं ले लेता हूं एक रोगी पुरुष। अच्छा रोगी पुरुष का यहां पे मतलब क्या है?
ये जो x दिख रहा है ना गुणसूत्र, यहाँ पे मैंने c लिख दिया। क्या लिख दिया? c। तो इसका मतलब क्या है? c क्यों लिखा? कलर ब्लाइंडनेस का अक्षर ले लिया c। क्यों लिखा c? तो इसका मतलब आप इतना समझिए केवल कि ये जो व्यक्ति है ना, ये नर जो है, इसके x गुणसूत्र पर रंगा कोशिका बनाने वाला जीन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे c लिखा। अब आप समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे यार, इसके पास है ही एक एक्स क्रोमोजोम और उस पर भी जीन नहीं है, तो क्या ये व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद कर पाएगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ये व्यक्ति है रोगी। मैं लिख दूं यहाँ पे, ये रोगी नर है और ये है एक सामान्य मादा। क्लियर? करके देखे क्रॉस? तो क्रॉस करके देखो भाई, इसका केवल आप एक जीनोटाइप ले लीजिए x। भाई दोनों युग्मक बराबर है तो एक x ले लीजिए। अब इस एक x का इधर वाले XC से होगा तो जीनोटाइप क्या आएगा? यही आएगा ना, XCX आएगा कि नहीं आएगा बोलो? अब इधर x का दूसरे से करा लीजिए इससे, तो इसका क्या आएगा भाई? XY आएगा। बोलो, दो ये संतानें बन गई ना इसकी। अरे यार इतना तो अब समझ जाइए। अरे ये दो एक्स गुणसूत्र हैं मादा के, तो कॉमन एक ले लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन नर के तो दो क्रोमोजोम हो गए ना अलग अलग, एक तो XC वाला और एक Y वाला। मान लीजिए नर का XC वाला क्रोमोजोम यदि मादा के X से मिलता है तो संतान लड़की होगी, लेकिन जीनोटाइप क्या आएगा? XC और X आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? नर का देखो Y गुणसूत्र यदि X से मिलता है तो XY होगा। एक बात मुझे बताओ, यदि मैं आपसे कहूं कि भाई बताइए ये पुत्र पुत्रियां कैसी हैं, सामान्य हैं या रोगी हैं या कैसी हैं, तो आप बोलेंगे सर ये मादा को देखिए भाई, ये जो मादा तो है लेकिन इसके एक एक्स क्रोमोजोम पे ये जीन नहीं है। अरे भाई मेरे प्यारे बच्चों, इस दूसरे गुणसूत्र पे तो है भाई, इस एक्स गुणसूत्र पे तो है जीन, तो इसमें रोग के लक्षण दिखाई नहीं देंगे। तो ये कैसी रहेगी भाई? सामान्य रहेगी। अब ये तो आपको दिख ही सामान्य रहा है, तो एक तो ये आरेख है, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब वहीं दूसरी लाइन और लिखी हुई है, जरा उसमें ध्यान देना कि इस रोगी पिता की पुत्री, जरा बात को समझो, इस पॉइंट को समझिए। पहला पॉइंट लिखा हुआ है वंशागति में, उसमें एक लाइन ऐसी लिखी हुई है कि सामान्य स्त्री का विवाह रोगी पुरुष से किया जाता है तो उसके सभी पुत्र पुत्रियां सामान्य होते हैं, लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट उसी में लिखा हुआ है कि यदि इस पिता की पुत्री, कौन से पिता की पुत्री? इस रोगी पिता की पुत्री। तो इस रोगी पिता की पुत्री कौन है? ये वाली है, XCX जिसका जीनोटाइप है, नॉट ये। देखो डबल एक्स वाली संतान तो इसकी होगी नहीं, समझ रहे हैं आप? तो ये XCX वाली इसकी पुत्री है। तो वो ये कहता है यदि इस पुत्री की शादी, तो यहाँ हमारे एक बना लेते हैं, तो देखिए ये पुत्री कैसी है इस पिता की? XCX जिसका जीनोटाइप है, किसी सामान्य पुरुष से हो। अब देखो आप, अब ये सामान्य पुरुष है ना, XY दिख रहा होगा आपको, यहाँ तक दिख रहा है। अरे सामान्य पुरुष ही तो है, तो कराइए ना क्रॉस। अब जरा ध्यान सुनिए, अब यहाँ पर दो प्रकार के एक्स क्रोमोजोम बन जाएंगे, मतलब दो प्रकार के युग्मक और दो प्रकार के युग्मक उधर। तो क्रॉस करा के देखते हैं। सबसे पहले ये XC मिलेगा X से, तो जीनोटाइप आएगा XCX। C को मैं यहाँ ऐसे कर दूंगा, समझ में आ गई होगी अब तो बात। अब इस XC का Y से कराइए तो क्या आएगा? XCY। तो इस XC का इधर दोनों से हो गया। अब इस X का कराइए तो डबल X और XY। अब जरा बात को ध्यान से सुनिए, यदि मैं आपसे कहूं कि भाई इनकी संतानों के बारे में आप मुझे बताओ, तो आप क्या बोलेंगे कि सर यदि सामान्य स्त्री और रोगी पुरुष की शादी हो
तो उनकी जितनी भी संतानें होंगी वो सब की सब सामान्य होंगी। लेकिन इस पिता की पुत्री की शादी अब हम कोई नॉर्मल पुरुष से करा दें, देखो एक्स वाई एक सामान्य पुरुष है, जैसे हम सब एक्स वाई वाले नॉर्मल हैं, तो यदि इससे करा दें तो इसके पुत्र वर्णांध होंगे, वो भी कितने 50%। क्यों? देखो दो पुत्र हुए यहाँ पर, एक पुत्र ये रहा और एक पुत्र ये रहा, तो दो में से एक तो नॉर्मल आ रहा है, एक रोगी आ रहा है। अरे भाई एक्स सी वाई आ तो गया, तो एक्स सी वाई जीनोटाइप तो किसका है? रोगी पुरुष का है। तो हम कह सकते हैं 50% संतान, 50% पुत्र रोगी और 50% पुत्र के सही होते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं आएगी तो ये दो आरेख आपको समझ में आ गए होंगे, और पहला पॉइंट है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं, एक आरेख और है। अब तीसरा आरेख क्या कहता है? तीसरा आरेख कहता है कि जो रोगी मादा होती है, पॉइंट चेंज कर दिया उसने, कि जो रोगी मादा होती है, अरे अब तक रोगी हम नर की बात कर रहे थे, ठीक है ना। कुछ लड़के तो पता नहीं निराश हो होंगे, सर ये हमारे अंदर ही होता है क्या, है ना, हीमोफीलिया तो हमारे अंदर, ये तो हमारे अंदर। तो भाई मैं थोड़ी सी आपको राहत दे देता हूँ। मादाओं में भी ये रोग देखने को मिलता है, लेकिन रेयर केसों में, बहुत कम केसों में। अब यदि मैं आपसे एक बात आपके सामने रखूं कि यार कोई आप मुझे ऐसी कंडीशन बताओ कि जब कोई मादा इस रोग से ग्रसित हो जाए, है ना, मैंने क्या आपसे क्वेश्चन पूछा कि आप कोई ऐसी कंडीशन बताओ जब मादा इस रोग से ग्रसित हो जाए, तो मैं क्या आपके सामने कंडीशन बता सकता हूँ? सुनिए, उसने लिखा हुआ है कि रोगी जो माँ होगी या रोगी जो स्त्री होगी उसका पिता होगा वर्णांध रोगी और माँ होगी वाहक। अब मैंने देखो वाहक किसको कहा था? वाहक में उसको बोलता हूँ जिसके एक एक्स क्रोमोसोम पर जीन नहीं है और एक पर है, तो वो सभी वाहक हैं। तो देखो ये वाहक है, ये कंप्लीट रूप से सामान्य नहीं है, कंप्लीट रूप से सामान्य तो ये है, तो ये वाहक है और वो भी वाहक है। तो देखिए जीनोटाइप क्या कहता है, सुनिए, ये वाहक ले ली मादा और ये ले लिया रोगी पुरुष। आगे अब इनका क्रॉस ऑफ कराइए, तो एक्स सी का एक्स सी से कराओ, यही है आपके काम की चीज़। तो देखो डबल एक्स बनेगा और डबल एक्स बनेगा तो दोनों पे क्या आएगा? सी और सी। ज़रा नोट कीजिए इस पॉइंट को, आप ध्यान से सुनिए, और बाकी तो नॉर्मल है ही है, अब वो आप समझ जाएंगे। अरे यार एक्स सी का इससे कराओ तो ये एक्स सी वाई आ जाएगा, ये एक्स सी एक्स आएगा और ये एक्स वाई आएगा। ये चार प्रकार की संतान होंगी ना। लेकिन यहाँ पर एक नोट करने वाली बात क्या है कि इस आरेख में हमें एक रोगी मादा जरूर दिखाई दे रही है दिखाई दे रही है ना रोगी मादा। अरे पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, एक्स सी और एक्स सी। अरे मेरे प्यारे बच्चों देखो तो सही, ये क्या हो गया, है ना, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई? ये मादा तो रोग से ग्रसित हो गई। क्यों? क्योंकि अब इसके दोनों ही एक्स गुणसूत्र पर रंगा कोश का बनाने वाला जीन प्रेजेंट नहीं है। तो ये कब बन सकती है? कोई रोगी मादा कब बन सकती है? जब उसकी माँ तो हो वाहक और पिता हो रोगी, तब स्त्री रोगी बन सकती है, अन्यथा नहीं बन सकती। तो ये वंशागति तो है। अरे भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जा रहे हैं, वो वंशागति तो है। तो सेम वंशागति हीमोफीलिया की थी। आप हीमोफीलिया की जगह यदि आप हीमोफीलिया की भी आरेख बनाएंगे ना, तो ये तीनों ही कंडीशन बनेंगे, केवल आपको सी के स्थान पर एच रख के देख लेना है, बाकी सब नॉर्मल हैं, बिल्कुल सेम। कैसे? सामान्य स्त्री का विवाह कराओ रोगी थे, पुत्र पुत्री सब नॉर्मल होंगी। लेकिन इस पिता की पुत्री का विवाह यदि तुम नॉर्मल पुरुष से करा देंगे तो उसकी 50% संतानें रोगी हो सकती हैं। लेकिन यदि एक रोगी मादा कब हो सकती है? जब उसकी माँ खुद वाहक हो
और पिता हो वर्णांध पुरुष, तब उनकी लड़कियों में भी ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो ये है भाई वंशागति किसकी, कलर ब्लाइंडनेस की। इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। रफ कर दूं मैं इसको, आरेख तीनों आपके सामने बने हुए हैं, आप इनकी एक बार प्रैक्टिस भाई आज ही कर लेना, कृपया करके आज ही इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आपको छोड़ना नहीं है, ये कल के लिए है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? आज ही देख लेना भाई। तो ये दो डिजीज हो गई, एक तो हुआ हीमोफीलिया और एक हुआ कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट तीसरी डिजीज की, और जिसका नाम है, इसको भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना आप जरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना जो ये टॉपिक चल रहा है, दात्रकोश का अरक्तता, दात्रकोश का अरक्तता, जिसको हम इंग्लिश में सिकल सेल एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। टाइम देख लेता हूं, उस हिसाब से मैं आपको उसको बताऊंगा। चलिए, हो जाएगा। टॉपिक है दात्रकोश का अरक्तता, जिसे हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो इसको कृपया करके थोड़ा सा कष्ट करके VVM कर लेना भाई, वेरी वेरी मोस्ट कर लेना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुनिए, क्या है सिकल सेल एनीमिया। ज़रा मेरी बात को, एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये जो सिकल सेल एनीमिया है वो RBC पर डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? RBC। देखिए, यह कोई RBC होती है। अच्छा, RBC जो होती है ना आपकी, वो बाइकॉनकेव शेप की होती है, द्विअवतल लेंस जैसी होती है ना RBC। RBC के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, आप सभी को पता है। और हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन है वो एक प्रोटीन की श्रृंखला है, और प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से। कंसेप्ट समझो पहले इसका। RBC होती है, RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन RBC के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ होता है। हीमोग्लोबिन में हीम तो है आयरन धातु, और जो ग्लोबिन है वह है एक प्रोटीन श्रृंखला, और प्रोटीन का निर्माण होता है अमीनो एसिड से, अमीनो अम्ल से। और अमीनो अम्ल हमारे होते हैं 20 प्रकार के, 10 अमीनो अम्ल ऐसे जो हमारी बॉडी के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, और 10 अमीनो अम्ल ऐसे जिन्हें हम भोजन से प्राप्त करते हैं। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो मैंने आपको 11th क्लास में भी काफ़ी बार बताता रहता हूँ कि प्रोटीन की इकाई कौन है? अमीनो अम्ल। तो सिंपल सा मतलब है, जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा था तो हमने प्रोटीन ली थी, और प्रोटीन को तोड़ तोड़ कर एट लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में अमीनो एसिड में चेंज किया था। समझ पा रहे हैं? तो सिंपल सी बात है, अमीनो एसिड मिलकर क्या बना सकते हैं? प्रोटीन। तो ज़रा मेरी बात को ध्यान सुनिए, ये RBC दिख रही है आपको, बाइकॉनकेव शेप की है। तो कोई कारणवश इस RBC की आकृति बाइकॉनकेव से बदलकर इस प्रकार की हो जाती है। देखो, ये ऐसी RBC थी, लेकिन कोई कारण से इस RBC की आकृति ऐसी हो गई, और ये आकृति ऐसी लगती है जैसे कोई दरांती हो। दात्र का मतलब आप समझ रहे हैं? दात्र का मतलब है दरांती, जिससे अपने कुछ काटते हैं। अरे कुछ क्या काटते हैं? अपने गेहूँ काटे, कभी खेतों में गए है ना, गेहूँ काटते हैं ना, ऐसे काटते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल। तो जो दरांती होता है, अरे यार दरांत से तो आप भी काटते हैं ना, आप सभी जानते हैं, है ना। तो दात्र यानी कि दरांती। तो सिकल जो होता है ना, सिकल को हम बोलते हैं दात्र, और दात्र मीन्स होती है दरांती, दरांत जैसी आकृति की। तो हमारी RBC किसी कारण से अपने आकार को चेंज कर कैसी आकृति की हो जाती है? दरांत जैसी आकृति की हो जाती है। अब एक सिंपल सी बात है, यदि हमारी गोल मटोल, हमारी बहुत अच्छी सी द्विअवतल लेंस जैसी RBC यदि ऐसी आकृति में बदल जाए
तो क्या वो प्रॉपर ब्लड का फॉर्मेशन कर सकती है, या मतलब प्रॉपर जो उसका काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, क्या वो कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो एक प्रकार से ये रोग हो गया ना, ठीक है। क्योंकि एनीमिया शब्द आप देख रहे हो, एनीमिया, एनीमिया का मतलब होता है रक्ताल्पता, यानी कि रक्त की कमी, रक्त की कमी। ये अरक्तता लिखा हुआ है ना, अरक्तता का मतलब होता है रक्त की कमी। तो सिंपल सा इसका मतलब क्या हुआ हेडिंग का, कि आरबीसी की आकृति दरांती जैसी हो जाने से बॉडी में रक्त की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आरबीसी ही तो रक्त का निर्माण, मतलब है कि रक्त के अंदर सबसे ज़्यादा आरबीसी तो होती है भाई कणिकाओं में, ठीक है। वैसे तो प्लाज्मा होता है, लेकिन आरबीसी का बहुत ज़्यादा रोल होता है उसमें, ठीक है। लाल रंग इसी के कारण होता है। तो ये डिजीज है सिकल सेल एनीमिया। क्या कहा मैंने कि सिकल सेल एनीमिया में हमारी जो आरबीसी की आकृति है वो द्विअवतल लेंस से कैसी हो जाती है? दरांत जैसी आकृति की हो जाती है, जिस वजह से उस व्यक्ति के अंदर रक्त का जो रक्त है उसकी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता, ठीक है। क्योंकि इसका हीमोग्लोबिन O2 का परिवहन करता है ना, ये हम पढ़ चुके थे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की क्या है भाई। तो इसकी थ्योरी मैं पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले थ्योरी क्या है? बहुत सिंपल है। इसका आरेख मैं आपको बना के बताऊंगा, थ्योरी आपको पढ़नी है। थ्योरी देखिए, पहली बात यह जो है वो ऑटोसोम गुणसूत्र के कारण होता है। देखो, अब तक जो दोनों डिजीज थी ना, वर्णांधता और हीमोफीलिया, ये तो लिंग गुणसूत्र के कारण हो रहे थे, लेकिन सिकल सेल एनीमिया लिंग गुणसूत्र के कारण नहीं होता, ये किसी भी गुणसूत्र के कारण हो सकता है। आप यूँ मान के चलो कि जो अलिंग गुणसूत्र हैं उनमें कोई चेंजमेंट हो जाए तो उस कारण से ये डिजीज होती है सिकल सेल एनीमिया। पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोम गुणसूत्रों में उत्परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। कोई भी बदलाव उसमें आ जाता है ऑटोसोम के कारण, जबकि हीमोफीलिया और वर्णांधता एलोसोम गुणसूत्र की असामान्यता के कारण हुए थे। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया है ना, मतलब अलिंग गुणसूत्र से होने वाला डिजीज तो सिकल सेल एनीमिया या दात्र कोष का अरक्तता। अब मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ कि इसमें हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन की प्रोटीन श्रृंखला होती है उसमें 6वें स्थान पर, देखो एक बात बताओ, कोई प्रोटीन की श्रृंखला है तो प्रोटीन की श्रृंखला में कौन होंगे? अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे। तो ये ग्लोबिन प्रोटीन है, अब मान के चलिए उसमें 7 अमीनो एसिड भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो 7 अमीनो एसिड मिलकर एक ग्लोबिन श्रृंखला बना रहे हैं, आप ये मानो। अब मैंने एक बात कही थी ना कि प्रोटीन है और प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? mRNA, और mRNA किससे बनता है? DNA से। यही तो मैंने आपको बात बताई थी कुछ देर पहले, तो वो यहाँ पर काम आएगी। थ्योरी पढ़ रहा हूँ। थ्योरी ये कहती है कि इसमें हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन श्रृंखला होती है उसमें 6वें स्थान पर ग्लूटामिक के 6वीं जो कड़ी है, 6वां जो अम्ल है उसमें ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर बैलीन अम्ल आ जाता है, जिस कारण आरबीसी अपना आकार अवतल लेंस से बदलकर हंसिए जैसी आकृति की हो जाती है। इसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। देखो कितनी सिंपल डेफिनेशन है। 2 प्रकार से क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं, या तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिकल सेल एनीमिया क्या है, तो आपको केवल डेफिनेशन देनी है, परिभाषा क्या है वो समझो, कि हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन श्रृंखला में 6वें स्थान पर ग्लूटामिक के स्थान पर बैलीन अम्ल आ जाने से, अर्थात GUG के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाने से आरबीसी अपना आकार बदलकर हंसिए जैसी हो जाती है, और इसी रोग को हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। कितना सिंपल है देखो। अब मैं आपको आरेख यहाँ पर बना के बता रहा हूँ, वो आपके काम की चीज़ है ना। अच्छा, एक पॉइंट और मैं बता दूँ कि इसको जो कंट्रोल करता है, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए जो जीन होते हैं ना, वो 2 जीन हैं, एक तो है HBA जीन और एक है HBS जीन, ठीक है।
तो ये 2 जीन कंट्रोल करते हैं हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, है ना भाई। तो वो ये कहते हैं यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें दोनों ही जीन HVS प्रकार के हों, HVS प्रकार के हों, तो ये समयुग्मजी व्यक्ति ही तो है, समयुग्मजी। तो ऐसा व्यक्ति जिसका जीनोटाइप HVS होता है वो व्यक्ति होता है रोगी। तो ये नीट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई मतलब सिकल सेल एनीमिया वाले व्यक्ति का जीनोटाइप क्या है, तो आपका आंसर है HVS, ठीक है। और वाहक, तो ये विषम युग्मजी व्यक्ति है ना, देखो ये विषम युग्मजी है ना, तो ये व्यक्ति होते हैं वाहक। मतलब इनके अंदर रोग के लक्षण तो दिखाई नहीं देते, लेकिन ये रोग को फैलाने में मदद करते हैं। तो विषम युग्मजी व्यक्ति तो होता है वाहक, और समयुग्मजी HVS वाला होता है रोगी। लेकिन समयुग्मजी HBA ये व्यक्ति होता है नॉर्मल। एम आई राइट और नॉट? तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसने जीन भी इसके बता दिए हैं कि इस जीन को दो एलील इसको कंट्रोल करते हैं, HBA और HBS। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें दोनों ही जीन HBS वाले हों, मतलब अलील युग्म विकल्पी, तो उस व्यक्ति में इस रोग के लक्षण दिखाई देंगे। और कोई व्यक्ति यदि विषम युग्मजी है तो उसमें रोग के लक्षण दिखाई ना देके वो केवल वाहक की तरह कार्य करेगा। और जो समयुग्मजी HBA प्रकार का है वो व्यक्ति सामान्य होता है। अब इसका आरेख मैं आपको बना के बता देता हूँ। देखिए, एक तो है सामान्य व्यक्ति, बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा। एक तो ये सामान्य व्यक्ति है और इधर मैं मान लेता हूँ रोगी व्यक्ति, ठीक है। तो सामान्य व्यक्ति का जो DNA है वो ये मान के चलो, ये DNA मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, इधर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये CTC GAG क्या है? ये नाइट्रोजन क्षार हैं, साइटोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वाइनिन, एडेनिन, ग्वाइनिन, ये नाइट्रोजन क्षार हैं। हम 11th क्लास में भी बात कर चुके हैं। तो ये DNA का कोई क्षार क्रम है, ठीक है। अब ये CTC है, तो ये तो है DNA। अगर मैं इसको पूरा बनाना चाहूँ, मैंने तो NCERT के हिसाब से बना दिया है। तो C जो है वो G से जुड़ेगा, A और ये G से जुड़ेगा, ठीक है। ये क्योंकि DNA डबल श्रृंखला होता है ना, 2 श्रृंखला वाला होता है। ये आपको चैप्टर नंबर 6 में पूरी बात कंप्लीट हो जाएगी। तो मान लीजिए ये कोई DNA है CAC, है ना, ऐसे में मान लिया। अब सुनना मेरी बात को, ये सामान्य व्यक्ति का DNA है जिसके नाइट्रोजन क्षार का क्रम है CTC, ठीक है भाई। तो जब ये DNA एक mRNA बनाता है, mRNA, तो mRNA जो श्रृंखला बनती है वो बनती है GAG की। अच्छा, mRNA केवल सिंगल श्रृंखला का होता है, एक ही श्रृंखला होती है, और DNA में होती है 2 श्रृंखला। तो DNA की तो ये रही एक श्रृंखला, तो ये रही, और एक श्रृंखला ये रही, ऐसे होते हैं ये DNA। ये सारी चीज़ मैं आपको चैप्टर नंबर 6 में और क्लियर कर दूंगा भाई। जब इस DNA से कोई mRNA बनता है तो केवल एक श्रृंखला इसकी mRNA बनाती है। मान लीजिए ये mRNA बना रही है ना, तो ये संगत, देखो जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं ना वो जुड़ते संगत है। संगत कैसे, मैं आपको बता दूं। देखिए, ये एडेनिन है और ये ग्वानिन है, ये दोनों ही एक वर्ग के अंतर्गत आती थी जिसे कहते हैं प्यूरिन। ये थाइमिन और ये साइटोसिन जिसको कहते हैं प्रीमिडिन, ये आपको आगे भी काम आएगा। तो देखिए, एडेनिन जो होता है ना, एडेनिन, उससे तो हमेशा क्या जुड़ता है भाई? थाइमिन। और जो ग्वाइनिन है उससे जुड़ता है साइटोसिन। इनका जोड़े बनते हैं हमेशा ही। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ग्वाइनिन है वो साइटोसिन से जुड़ा हुआ है, एडेनिन के नीचे थाइमिन ही मिलेगा आपको, और ग्वाइनिन के नीचे साइटोसिन, ठीक है। तो ये GAG है, तो ये mRNA है। और मैंने आपको बताया था कि भाई GAG यदि 3 नाइट्रोजन क्षार का कोई जो जोड़ा होता है
है ना, उसे हम बोलते हैं कोडॉन। और कोडॉन कोई ना कोई अमीनो अम्ल को कोट करते हैं जिससे एक प्रोटीन निर्मित होता है। तो जीएजी बनाता है ग्लूटामिक अम्ल को। कौन से अम्ल को बनाता है? ग्लूटामिक को। अब इससे आगे ये 5-6 और अम्ल बने हुए हैं, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, तो ये 6वें नंबर का अम्ल कौन सा है? ग्लूटामिक। GLU लिखा हुआ है, ग्लूटामिक अम्ल है। तो यह तो है एक सामान्य व्यक्ति। देखो सुनो, सामान्य व्यक्ति का DNA है, इस DNA से जब mRNA बनेगा तो GAG वाला mRNA बनेगा। अब यूँ मानो कि जो ये GAG नाम का कोडॉन है, ये सारी चीज़ मैं आपको 6 चैप्टर में बताऊंगा। तो ये GAG कोडॉन एक अम्ल बनाता है जिसको ग्लूटामिक अम्ल कहते हैं। ये सामान्य व्यक्ति का जीनोटाइप है। अब हुआ क्या, इस सामान्य व्यक्ति के जीनोटाइप में या DNA में वातावरण से या कोई कारण से उत्परिवर्तन हो गया, चेंजमेंट हो गया, और जो सामान्य DNA था ना, इसका CTC था ना पहले, CTC, तो उसमें जो T था ना, T, इसके स्थान पर A आ गया। आना तो चाहिए था T, लेकिन बदल कर क्या हो गया? T अपने आप। ये एक प्रकार से डिजीज कंडीशन हो गई। तो अब वो कहता है कि भाई CAC जो होता है ना, यदि CAC अपना mRNA बनाएगा तो ये बनाएगा GUG। क्या बनाएगा? GUG। कैसे? देखो, साइटोसिन जुड़ता है ग्वाइनिन से, तो ये ग्वाइनिन, एडेनिन जुड़ता है थाइमिन से, लेकिन यहाँ पे U क्यों आया? देखो ऊपर में यदि इसके बनाऊँ ऐसे, तो देखो यहाँ पे G, यहाँ पे T और यहाँ पे G, ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, समझ रहे? तो आना तो चाहिए था यहाँ पर GTG, लेकिन क्यों नहीं आया? क्योंकि याद रखो, DNA के पास 4 नाइट्रोजन क्षार, एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, जबकि RNA के पास भी 4 नाइट्रोजन क्षार हैं। लेकिन उसमें एक बात क्या होती है कि उसमें थाइमिन नहीं होता, और इस थाइमिन के स्थान पर होता है यूरेसिल। क्या होता है? यूरेसिल। तो यहाँ आना तो चाहिए था थाइमिन, लेकिन थाइमिन होता नहीं है, तो ये क्या बन गया? यूरेसिल बन गया। तो GUG एक अलग कोडॉन है। एक बात मुझे बताओ, GAG होना चाहिए था। GAG तो करता है ग्लूटामिक को कोडित, ताकि नॉर्मल प्रोटीन की श्रृंखला बनी रहे। लेकिन भाई DNA में उत्परिवर्तन हो गया, चेंजमेंट हो गया, तो इसका कोडॉन भी तो बदल गया, GUG। तो GUG इस ग्लूटामिक को ना करके GUG एक अम्ल बनाता है, और उस अम्ल का नाम है वैलिन। क्या नाम है? वैलिन। तो ये भी 6वें स्थान पे है, ये भी 6वें स्थान पे। अब इसके आगे भी वैलिन है 7वें नंबर पे, इससे पहले ये 5-6 और अमीनो अम्ल हैं। समझ रहे हैं? हुआ क्या कि ग्लोबिन प्रोटीन की जो श्रृंखला थी उसमें 6वां स्थान ग्लूटामिक का था, क्योंकि ये नॉर्मल व्यक्ति है। लेकिन उत्परिवर्तन के कारण ग्लूटामिक के स्थान पर कौन सा अम्ल आ गया? वैलिन अम्ल आ गया, जो कि एक असामान्यता है। आना नहीं चाहिए था। कौन सा आना चाहिए था यहाँ पे? ग्लूटामिक। तो बताइए, ग्लूटामिक के स्थान पर वैलिन का प्रतिस्थापन हो गया ना। या मैं ये भी तो कह सकता हूँ GAG का GUG में प्रतिस्थापन हो गया। अब समझ गया आप जो लाइन लिखी हुई थी पहले कि GAG का GUG में प्रतिस्थापन। तो GAG चेंज होकर GUG में हो गया ना, मतलब GAG के स्थान पर कौन प्रतिस्थापित हो गया? GUG, जिसने ग्लूटामिक को छोड़कर क्या बना दिया? वैलिन। तो ऐसा बनने से जो आपकी RBC है वो अपना आकार बदलकर कैसी हो जाती है? दरांत जैसी आकृति की हो जाती है, और ऐसे व्यक्ति में सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये रोग है सिकल सेल एनीमिया। एम आई राइट और नॉट? तो एक बार इसका प्रैक्टिस कर लेना, बाकी थोड़ा सा इसको कल और रिवाइज करा देंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल। इसको जरूर देखना भाई, सिकल सेल एनीमिया वाले को।